हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जूनियर सुपर टेट का इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा फ्रेंड्स। और इसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि 50 प्रश्न हैं इस वीडियो में, तो आपके 50 में से 49 तो करेक्ट होंगे, क्योंकि प्रश्न ईजी हैं। थोड़े से आपको हो सकता है मॉडरेट मिले, क्योंकि ये आपका इंडियन पॉलिटी का आपका स्टार्टिंग से प्रश्न इसमें लिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्नों के आंसर ज़रूर आते होंगे। यदि नहीं आ रहे हैं तो आप इन्हें रट डालिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इन प्रश्नों का पीडीएफ यदि आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि जो भी भाई बहन लोग टीजीटी पीजीटी या जीआईएससी का पेपर देने वाले हैं, जिसमें उनका यदि जियोग्राफी या पॉलिटिकल साइंस है, तो उसकी भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर कराई जाती है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट कराया गया है। इसके बाद आपको टेस्ट पेपर कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर से विजिट करके टीजीटी पीजीटी के प्रैक्टिस सेट को ज़रूर से लगाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग जूनियर सुपर टेट का इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, आइए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो फ्रेंड्स, सभी लोग जानते हैं कि जो भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था वह किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। तो इजी प्रश्न है, तो इसका आंसर सभी लोगों को पता होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यानी कि जो संविधान सभा हुई थी, उसके जो सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष की बात नहीं, प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित किए गए थे वह किसके द्वारा? तो जो प्रांतों की विधानसभा थी उसके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। तो यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो सभी लोग जानते हैं कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समय आपके लिए बहुत कम है जूनियर सुपर टेट के लिए। इससे आप 40 दिन मान के चलिए, और जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं और प्रैक्टिस सेट के दौरान आप सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपके सारे प्रश्नों को क्या होगा कि आप कंठस्थ करते जाएंगे और एग्ज़ाम में आपको अच्छे स्कोर करने का मौका मिल पाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। सभी लोग जानते हैं कि संविधान सभा का जो उद्घाटन हुआ था उसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो फ्रेंड्स, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न इजी है, बस केवल प्रश्नों का जो पूछने का तरीका है वो इधर उधर हो सकता है, ठीक है, इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है और हम गलत करके प्रश्न चले आते हैं। तो देखिए 5वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 5वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सभी लोग जानते हैं अस्थायी अध्यक्ष की बात आती है तो राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, ठीक है। यदि अस्थायी की बात आएगी तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो हमारा अस्थायी पूछा है तो राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो सभी लोग जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की जो अध्यक्ष थे कौन? B.R. अम्बेडकर, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 देखिए कह रहा है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, B.N. राव जी को संविधान का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। किसे? B.N. राव को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, B.N. राव, प्रश्न नंबर 7 का। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वह
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? तो फ्रेंड्स संविधान सभा ने अंतिम रूप से कब पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से क्या किया था? संविधान सभा को पारित कर दिया गया। पूर्ण रूप से संविधान सभा को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? तो ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न देखिए क्या देखिए फ्रेंड्स इजी है, अब धीरे धीरे आपको मॉडरेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 10 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? जैसा कि हम लोगों ने देखा था अभी इसके वाले प्रश्न में मैंने बताया कि 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन सी देखिए इसमें दिया है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। देखिए फ्रेंड्स मुझे पता है कि आप लोगों को लग रहा है कि बहुत इजी है, बस रिवाइज कर लीजिए, इसके बाद आपको मॉडरेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आज से स्टार्ट किए हैं मान लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, इसके आगे 2 आपको प्रैक्टिस सेट मिले होंगे जिसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी का, उसे भी आप हल जरूर से करिएगा। तो 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है भारत गणतंत्र कब बना? गणतंत्र का मतलब कि जब हमारा जो संविधान था वो पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ठीक है, तो कब बना? तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन जो संविधान था वो पूरे देश में पूर्णतः लागू हो गया, तो 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर का प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 देखिए कह रहा है कि भारत का एक गणतंत्र है इसका अर्थ है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है इसका क्या मतलब होना चाहिए? तो फ्रेंड्स भारत एक गणतंत्र है इसका मतलब होता है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, यानी कि किसी का ये नहीं कि यदि कोई राजा है तो उसका पुत्र सॉरी फ्रेंड कोई सरकार है तो ये उसके पुत्र उनका पुत्र ही वह सरकार में होंगे, वही प्रधानमंत्री बनेंगे, वही राष्ट्रपति बनेंगे, उनके पुत्र बनेंगे, उनके पुत्र, इस तरह से नहीं, ये वंशानुगत होता है। ठीक है, तो ये हमारे देश में नहीं है। ठीक है, तो यही क्या करता है? गणतंत्र कहलाता है कि वंशानुगत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर का प्रश्न, 13 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो फ्रेंड्स जब संविधान सभा द्वारा पारित संविधान था तो उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, कितने? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर का प्रश्न, 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा प्रश्न और कई बार एग्जामों में बहुत बार, समझिए कई नहीं बहुत बार पूछा गया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यह प्रश्न, क्योंकि यह हो सकता है आपके जूनियर्स के सुपर टेट में भी पूछ दे। तो ऑप्शन सी राइट इसका आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इससे क्या आत्मा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो फ्रेंड्स इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली ली गई है। ठीक है, कौन सी? संसदीय प्रणाली, इन चारों ऑप्शनों में से। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कितनी है? पहले कितनी थी? तो पहले 8 थी, अब बढ़कर 12 हो गई हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि भारत में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 17 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम अनुसूची। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर का प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। ठीक है, तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? यानी तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया, उसका किस चीज का प्रावधान है? तो फ्रेंड तीसरी अनुसूची में आपके शपथ एवं प्रतिज्ञा, ठीक है, शपथ एवं प्रतिज्ञा से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा शपथ एवं प्रतिज्ञान से। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स जो 8वीं अनुसूची है उसमें राजभाषाओं का उल्लेख है। किसमें? 8वीं अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए
प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है ये आपके किस में रखे गए हैं, तो 10वीं अनुसूची में। ठीक है, किसमें, 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर का प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं। तो पंचायती राज से संबंधित जो व्यवस्था की गई है किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, 11वीं अनुसूची यानी कि 73वां संशोधन जो हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यह अनुच्छेद 1 में ऐसा कहा गया है कि जो भारत अर्थात जो इंडिया है यह क्या होना चाहिए, क्या होता है, क्या होता नहीं, क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर का प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको लगे कि कोई प्रश्न का आंसर मैं गलत बता रहा हूं तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं उस प्रश्न पे स्पष्टीकरण देने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि यदि कोई प्रश्न गलत होता है तो उसे आप ज़रूर से बताइए ताकि मैं उस पर स्पष्टीकरण दे सकूं। तो 23 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अनुच्छेद 51 है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। किसके, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात हुई है। तो अनुच्छेद 51 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 24 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है भारतीय फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होते हैं वह अध्यादेश जारी करते हैं। तो यह जो अध्यादेश होता है संसद के कानून के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यानी कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत संघ एवं राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग है उसका गठन हुआ है, यानी उसका प्रावधान है। तो वह अनुच्छेद आपका 315 है फ्रेंड्स। कौन सा, 315 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, प्रश्न नंबर 25। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 26 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है। प्रश्न नंबर 26 देखिए कह रहा है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, किसे ये अधिकार है, तो ये अधिकार संसद के पास होता है। ठीक है, कि यदि कोई राज्य, ठीक है, भारतीय संघ में उसे सम्मिलित करना है, कोई नया राज्य बनाना है या किसी राज्य को दूसरे राज्य में मिलाना है, ठीक है, तो ये किसका काम होता है, ये संसद का अधिकार होता है। संसद के पास ये अधिकार होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो 1953 में गठित राज्य आयोग पुनर्गठन आयोग था, ठीक है, यानी कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया जा रहा था उसके जो अध्यक्ष थे 1953 में कौन थे, तो न्यायमूर्ति फजल। ठीक है, न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 28 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके टीएसटी पीएसटी में भी इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो ये टीएसटी पीएसटी के भी स्टूडेंट इस प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या दिया, 1947, 1952, 1953, 1956। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1956। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भाषाई आधार पर गठित भारत का जो प्रथम राज्य था वह आंध्र प्रदेश था। ठीक है, कौन सा, आंध्र प्रदेश था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया। ऑप्शन इसमें तो कोई ऑप्शन 19 फ्रेंड्स, इसमें कोई ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है, जो कि 30 नंबर का राइट होगा। हमारे चारों ही ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ 1962, ठीक है। 1962 में क्या किया गया था, पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। किसमें, 1962 में, नोट कर लीजिएगा 1962, ठीक है। तो हमारा इसमें कोई ऑप्शन राइट नहीं है, बस आप नोट कर लीजिए 1962 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1962। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, सभी लोगों को पता है कि भारतीय संविधान जो नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, भारतीय, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एकल नागरिकता, ठीक है। कौन से, एकल नागरिकता देता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 32 नंबर का प्रश्न। 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन जन्म से, वंशानुगत से, देशीकरण से, ठीक है। तो तीनों ही राइट हैं। भारत में तीनों ही प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी, ठीक है, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 33 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है। तो इसके चारों ऑप्शन देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिया है, नागरिकता का परित्याग करने से, तो जी हाँ, नागरिकता आपकी इससे चली जाएगी, तो ये भी राइट है। बी देखिए दिया सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, तो बिल्कुल ये भी सही है। अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, तो ये भी सही है, क्योंकि भारत में तो एकल नागरिकता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी प्रकार से, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए, 34 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, यदि आप भारत में रहते हैं तो आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, बहुत दिनों से रहते हैं। यदि पंजीकरण के माध्यम से भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुगत के माध्यम से भी, लेकिन जो संपत्ति का स्वामित्व होता है, इसके जरिए आपको नागरिकता नहीं मिल सकती। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न। 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः है। तो फ्रेंड्स, इसमें यह प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, इसमें कोई ऑप्शन राइट नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न पुराना हो जा रहा है। तो देखिए, अभी फिलहाल कितना है, तो फिलहाल अभी आपके 28 है। कितने हैं, तो 28 आपके जो राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने, 9 है। तो इसे यदि 9 मान लेंगे तो डी को हम राइट मार सकते हैं, ठीक है। 28 एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि अभी जो 370 हटा है, इससे जम्मू कश्मीर और आपका जो लद्दाख है, ये क्या हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हो गया है। इससे आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और 28 राज्य हो गए हैं। तो यदि ऑप्शन में जो हमारा डी है, इसमें हमारा 28 एवं इसको 5 को 9 कर दिया जाए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस हिसाब से हम राइट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है भारतीय भार, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। यानी जो भारतीय संविधान में नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं, किसमें उनका प्रावधान किया गया है, तो वो अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। कितना, 12 से 35 तक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न देखिए, 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में जो भारतीय नागरिक हैं, उन्हें कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो 6। कितने, 6, क्योंकि एक जो आपका संपत्ति का अधिकार है, उसे 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और उसे विधिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, मूल जो अधिकार होते हैं, उसे परिवर्तित कराने की जो शक्ति होती है, आपके उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को होती है। किसे, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को होती है। तो 38 नंबर के प्रश्न का जो ऑप्शन है, वो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा,
उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता की बात होती है वे आपके अनुच्छेद 19(1), ठीक है, किसमें 19(1) में उसकी बात कही गई है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1). अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। जैसा कि मैंने बताया कि 44वें संशोधन के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 44वें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, ठीक है, तो एक प्रकार का क्या है, विधिक अधिकार है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का प्रश्न। 42 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया, सॉरी फ्रेंड्स, अधिकार माना गया है। तो फ्रेंड्स कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें जो है क्या है, निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। तो वह अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 21A है। कौन सा, अनुच्छेद 21A। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर का प्रश्न। 43 नंबर का प्रश्न कह रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात आ रही है कि उसके लिए जो इन चारों में से कौन सी रीट याचिका जो है कि दायर की जा सकती है। देखिए कभी कभी अंग्रेजी में भी नाम दे देता है इंग्लिश में, तो ठीक है, आपका ऑप्शन में देखिए इंग्लिश से है और हिंदी दोनों दिया है समझने के लिए। तो देखिए जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो रीट दायर की जाती है वह हेबियस कार्पस होती है। कौन सी, हेबियस कार्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन सी राइट, सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हेबियस कार्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर का प्रश्न। 44 नंबर का प्रश्न करेगा मत देने का अधिकार होता है। बहुत अच्छा प्रश्न, कंफ्यूजन भरा प्रश्न आ गया। देखिए कुछ लोग कानूनी अधिकार समझते होंगे, कुछ लोग नागरिक अधिकार समझ रहे हैं, लेकिन यह राजनीतिक अधिकार होता है फ्रेंड्स। कौन सा, राजनीतिक अधिकार होता है आपका जो मत देने का अधिकार होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक अधिकार। 45 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 45 नंबर का प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वे अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है, कितना, 36 से 51 तक उसके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन जो है आपके 45 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 36 से 51। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 46 देखिए कह रहा है संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कल्याणकारी राज्य की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो कल्याणकारी राज्य की बात तभी होती है जब वह नीति निर्देशक तत्वों को क्या करते हैं राज्य में लागू करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो फ्रेंड्स जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वह क्या होते हैं। तो वह देखिए इन चारों ऑप्शनों के हिसाब से देखा जाए तो वाद योग्य नहीं होते, ठीक है, क्या होते हैं, वाद योग्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वाद योग्य नहीं। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो देखिए भारतीय नागरिकों के लिए जो समान सिविल संहिता की बात की गई है वह आपके अनुच्छेद 44 में की गई है, ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 44 में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 44, प्रश्न नंबर 48 का। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो फ्रेंड्स समान नागरिक संहिता जो लागू है आपके गोवा में, ठीक है, गोवा राज्य में, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। अगला प्रश्न देखिए और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। तो देखते हैं कौन सा आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए प्रश्न 51 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स। देखिए इसमें जो आपका 50 नंबर का प्रश्न था वो स्किप हो गया है, तो हम लोग 51 से देखेंगे, ठीक है। 51 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। जो मूल कर्तव्य हैं उनकी बात हो रही है फ्रेंड्स। तो देखिए जो मूल कर्तव्य हैं वे अनुच्छेद 51 क या ए भी कर सकते हैं, ठीक है, ये अनुच्छेद 51 क में उसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है मूल कर्तव्यों का, ठीक है, किसका, मूल कर्तव्यों का
अनुच्छेद 51 क में वर्णन किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा हम लोगों ने। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सभी प्रश्नों का आंसर दे पा रहे होंगे। तो आपके कितने सही हुए हैं ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और आप लोगों के लिए आज के लिए मैं एक प्रश्न पूछ देता हूँ। लोग कमेंट तो नहीं करते हैं प्रश्नों का आंसर, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से पूछता हूँ। यदि आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, जो शहरी, ठीक है, जो शहरी क्षेत्र की बात की गई थी, इसमें जो शहरी क्षेत्र को संवैधानिक अधिकार देने की बात की गई थी, यह किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, ठीक है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है आप जरूर से बताइएगा कि जो शहरी क्षेत्र को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई है। देखिए इस प्रश्न को मैंने कठिन इसलिए बनाया है, यदि मैं ये कहता कि किस संशोधन के अंतर्गत तो आप तुरंत इसका आंसर दे सकते थे, लेकिन मैं अनुच्छेद की बात कर दिया हूँ तो थोड़ा सा डीप है, इसका आंसर आप जरूर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई एकदम जोरों से कंटिन्यू जारी रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।